Hey friends, today we are going to discuss the vector resolutions in space and vector resolution in space with reference to rectangular coordinate systems. There are other various 3D coordinate systems like spherical and cylindrical. We are not going to discuss it here, but only the rectangular coordinate systems is taken into account in this particular video. Let's see how the resolutions of vector in 3D is being done here. First of all, as we have to resolve a vector in a space, so let's encounter with the three-dimensional axis, and this is nothing but this is x-axis, this is y-axis, this is x-axis, this is z-axis. Okay, this you can say is x-axis, this you can say is y-axis, and this you can say is z-axis. One important assumptions here is about the unit vector notations, that we have assumed the unit vector along the x-axis as I cap, along the y-axis as j cap, and along the z-axis as k cap. These are the unit vector. Okay. Now let f be is a vector in this 3D space. This is my vector f in 3D space. I want to resolve this vector along x-axis, y-axis and z-axis. ठीक है, ये वेक्टर 3D स्पेस में है, इसका फील नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक्स वाई प्लेन में जो है सो है। इसके फील के लिए हम लोग क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से हम जेड एक्स प्लेन पे, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, और इसको जो है सो हम इसके साथ मिला देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं। ओके, ओहो, we are just drawing the perpendicular this is a perpendicular, और इस पॉइंट को हम लोग इससे मिला देते हैं, ठीक है। अब तो आपको लग रहा होगा कि 3D स्पेस में है, ठीक है। तो अब है कि हमको इसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग। तो ऐसा करते हैं कि हम अब मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट के कहने का मतलब है कि सब लेट्स स्टार्ट टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस एंड वी मूव अ डिस्टेंस, this along x axis, and then we move parallel to y axis distance this, and then we move parallel to z axis distance. Suppose this is वेक्टर फॉर्मेट में, हम पहले यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, कहते हैं कि हम a डिस्टेंस जो है along x एक्सिस हम मूव किए, b डिस्टेंस along y एक्सिस एंड c डिस्टेंस along z एक्सिस मूव किया। ये हमने एज्यूम किया कि we move a डिस्टेंस along x एक्सिस, b डिस्टेंस along y एक्सिस एंड c डिस्टेंस along z एक्सिस। अब देख सकते हैं z एक्सिस क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो है बेसिकली ये क्या है, पैरेलल टू द z एक्सिस के लिए। अब आप एक चीज गौर से देखिएगा कि कहीं ना कहीं हम लोग एक पॉलीगन बना रहे हैं। यहाँ से जब चलते हैं, ए से चले तो बी पे, ए से चले तो यहाँ आए, यहाँ से चले तो बी पे, बी से चले तो सी पे, और सी से फिर यहाँ, ये मेरा जो है सो वेक्टर एफ, ये मेरा वेक्टर क्या है, वेक्टर एफ नोटेट करते हैं। तो अब देखिएगा क्या चीज कि हम लोग पॉलीगन लॉज ऑफ वेक्टर पढ़े हैं। पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि if a polygon is formed by placing the
टेल ऑफ द सक्सीडिंग वेक्टर विद द हेड ऑफ द प्रीसीडिंग वन, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, द लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगन, जिससे कि पॉलीगन कंप्लीट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं कि अप्लाइंग द पॉलीगन लॉ, अप्लाइंग द पॉलीगन लॉ of vector addition, we can write vector f is equal to, यहाँ से हम उसको अल्फाबेटिकली मार्क भी कर देते हैं, तो जैसे इसको अल्फाबेटिकली मार्क करते हैं, ये हो गया ओ पॉइंट, ओ से गए हम लोग ए पे, ए से गए हम लोग बी पे, बी से गए हम लोग सी पे, ठीक है। वी कैन राइट वेक्टर f इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ठीक है। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमने माना है कि लेंथ हमने ए ट्रेवल किया जब ओ से ए की हो रहा है, मतलब ओ से ए के बीच का लेंथ जो है, ओ ए का लेंथ क्या है, ए है, और इस डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर का हमने नोटेशन कर रखा है कि आई कैप होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं नथिंग बट ए इंटू आई कैप जोर ये बी, वाई एक्सिस के पैरेलल मूवमेंट को शो करता है ये बी, इसलिए बी और इंटू किस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे, जे कैप जोर बी सी इस जेड एक्सिस के पैरेलल मूवमेंट को शो करता है, और लेंथ सी ट्रेवल किया है तो इसका लेंथ इंटू यहाँ पे ए कैप। तो कहीं ना कहीं हमने वेक्टर एफ को इसके तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, और ए बी और सी इसका कंपोनेंट का वैल्यू है अलोंग आई जे एंड के डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर हम ऐसा कहते हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा, ये जो हम यहाँ सम कर रहे हैं तो इससे एक रिजल्टेंट होगा, इस रिजल्टेंट की क्या वैल्यू होगी, हम ये जानने में इंटरेस्टेड है अभी इस कंडीशन में जो है। सो तो रिजल्टेंट क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, मोड ऑफ एफ, मोड ऑफ एफ जो है ये क्या होगा, ये हम जानने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो मोड ऑफ एफ के लिए हम बंद कर देते हैं। तो अब हमको इसका क्या करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जरा गौर फरमाइएगा इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं यहाँ से ये ऐसे आए, ठीक है, और ये ऐसे हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, और हम ये क्या करते हैं, ये जो सी यहाँ मेरा बना हुआ है, ये सी बी जो है ठीक इसी के पैरेलल हम यहाँ पे ये सी यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। और ये क्या है, ये क्या रहता है, ये जो है सो 90 डिग्री था, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दिस इज 90 डिग्री। तो अगर हम इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल हमारा बना कौन सा, ये ट्राइंगल, ये कहाँ गया, ये जो मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल, वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल, दिस इज ए, दिस इज सी, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका लेंथ क्या निकलेगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब गौर फरमाइए जरा कि हमको इस चीज का लेंथ निकल गया, ठीक है, ये लेंथ हम निकाल लिए, और ये निकल गया लेंथ। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से हमने इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ही तो डाला है, ये जो है ये क्या परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये जो लेंथ है ये क्या है, बी के ठीक पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो अब अगर हम इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, अब हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की, ये जो मेरा ट्राइंगल है कहाँ गया, ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, और इस ट्राइंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा कि एफ मतलब क्या, मोड ऑफ एफ, लेंथ जो होगा ओसी स्क्वायर ये होगा, ये एफ, एंड दिस एफ इज नथिंग बट यहाँ पे, तो एफ ऑफ स्क्वायर ले लीजिए, एफ स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब क्या है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर
प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर, और ये रूट अंडर निकला, हम इसका क्या करेंगे तो स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पे, तो ये जो मेरा b है इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पे ओरिएंट करके लिख दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आपने क्या किया, आप ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अगर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, आपने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर निकाल, ठीक है। अब हम चलते हैं एंगल। सबसे पहली बात जो हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन में देखा था कि एक्स वाई प्लेन में दो ही एक्सिस हुआ करता था, तो सिंगल एंगल हम डिफाइन कर देते थे, तो हमारा जो है सो वेक्टर का एंगल जो है सो दूसरा एंगल 90 माइनस अल्फा निकल जाता था, तो वो फिगर आउट हो जाता था। यहाँ के केस में क्या है कि हमारा एंगल का केस अलग है। यहाँ देखिए, ये जो वेक्टर एफ है, ये एक्स एक्सिस के साथ, सॉरी, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा बना रहा है, और ये जेड एक्सिस के साथ ये एंगल गामा बना रहा है। मतलब वेक्टर एफ अल्फा एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस, अल्फा क्या हो गया, एंगल विथ एक्स एक्सिस, बीटा एंगल विथ वाई एक्सिस, with y axis, and gamma angle with z axis, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये जो अल्फा है वो निकालने के लिए, मतलब अल्फा मतलब ये जो वेक्टर है मेरा एफ, वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, उसी को निकालने के लिए हमने क्या किया है कि इस पॉइंट सी से, जो वेक्टर का हेड है ये, इस हेड से हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पे। ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो दिखेगा, ये जो परपेंडिकुलर हम डाले एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमने डाला एक्स एक्सिस पे, तो अब हम लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो आप देख रहे हैं अभी, ये गौर फरमाइएगा, ये जो ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल में अब आप ये कंसेप्ट लगा सकते हैं कि कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या चीज, तो कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए बाई एफ, ए बाई यहाँ पे एफ, ए हो गया इसका लेंथ और एफ हो गया इसका मतलब कर्न जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, एफ हो गया। उसी तरह से हम इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो अब हम इस ट्राइंगल में जो हम निकालेंगे, लगाएंगे कॉस ऑफ बीटा, तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू, ये जो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया मेरा बी, देखिए यहाँ से ये लेंथ बी है, बी ट्रेवल किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बी बाई एफ। और सिमिलरली इस सी पॉइंट से हम लोग इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो कॉस ऑफ गामा जो है वो मेरा निकलेगा सी बाई, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से इस तीनों इक्वेशन से आप ये निकाल सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू ए बाई कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी बाई कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू सी बाई कॉस ऑफ गामा, ठीक है, ये निकाल सकते हैं। अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा भी निकाल सकते हैं। सिंगल अल्फा इस वेक्टर के एंगल को एक्सप्रेस नहीं करता है। जब आप 3D स्पेस में बात कर रहे हैं तो आपको उस वेक्टर का तीनों एंगल डिफाइन करना पड़ेगा, तभी उस वेक्टर का एंगल पता चलेगा। तो वेक्टर का एंगल जो हम निकालेंगे तो यहाँ से निकालिए कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए बाई एफ, इसीलिए अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए बाई एफ आ गया। तो इसी प्रकार आप यहाँ से निकालेंगे तो कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या चीज़, कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू बी बाई एफ, इसीलिए बीटा इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स ऑफ बी बाई एफ, ठीक है, और कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू सी बाई यहाँ पे एफ, और इसीलिए आप निकालेंगे गामा इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ सी बाई एफ। तो आप देख लिए हैं, आपने इसका अल्फा बीटा गामा भी निकाल लिया, ठीक है। अल्फा बीटा गामा निकालने का मतलब, पहला तो आप ये इक्वेशंस निकाल लिए, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड निकल गया। अब एंगल सबटेंडेड बाय द वेक्टर भी हम निकाल लिए। यहाँ से देखिए एक इक्वेशन तो ये निकला, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, काफी प्रॉब्लम्स बनाने में 3ds पे बहुत काम आने वाला है ये सब इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन ये निकला, और दूसरा इक्वेशन जो है तो यहाँ से एंगल वाला ये यहाँ से हम लोगों ने निकाला 3D स्पेस के लिए, ठीक है। 3 इक्वेशन जो है तो 3D स्पेस में हम लोग निकालते हैं। लेकिन ये जो शुरुआती अब तो पॉलीगन लॉज ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल करके जो है रिजोल्यूशन करते हैं, और ये 3। अब आते हैं नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए कि हमारा जो वेक्टर है, सपोज करिए हमारा वेक्टर है एफ, और ये एफ जो है वो क्या है, तो ट्वाइस ऑफ आई प्लस ट्राइस ऑफ जे प्लस ट्राइस ऑफ के है, ये है, ये इतना दिया हुआ आपको। अब आपसे पूछा जाएगा ये 3D स्पेस में ये कहाँ होगा, 3D स्पेस में रिप्रेजेंट करिए, रिप्रेजेंट दिस वेक्टर इन 3D स्पेस, ठीक है, रिप्रेजेंट दिस वेक्टर इन 3D, ठीक है। 3D स्पेस में रिप्रेजेंट करिए। सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 3D स्पेस को तो तभी डिफाइन करेंगे जब हमारे पास एक्सिस होगा। ये हुआ हमारा वाई एक्सिस, ये हुआ हमारा एक्स एक्सिस, और ये हुआ हमारा जेड एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ये कन्वेंशन हमारा आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये भी चीज आप यहाँ पे मेंशन कर ही लीजिए, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर ही देता हूँ। ये मेरा हो गया इस डायरेक्शंस में, ये हो गया वेक्टर आई कैप, इस डायरेक्शंस में ये जे कैप, इस डायरेक्शंस में ये के कैप, यही हुआ। अब देखिए आपको क्या कर रखा, ट्वाइस ऑफ आई, ट्वाइस ऑफ आई का क्या मतलब हुआ कि इस डायरेक्शंस में हम ट्वाइस लेंथ जाएंगे, इस डायरेक्शंस में हम ट्वाइस ऑफ आई लेंथ जाएंगे, ये हो गया ट्वाइस ऑफ आई, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ आई कैप, और थ्राइस ऑफ जे कैप मतलब इस डायरेक्शंस में हम ट्वाइस यूनिट जाएंगे, ट्वाइस ऑफ जे कैप, ठीक है। और इस डायरेक्शंस में भी हम थ्राइस यूनिट जाएंगे, ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ के कैप, ठीक है। अब ये तो मेरा इंडिविजुअल वेक्टर है, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट ना एफ है, तो एफ हम इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एफ रिप्रेजेंट करने के लिए हम लगाएंगे क्या चीज, पॉलीगन लॉज ऑफ वेक्टर, ठीक है। टू फाइंड द रिजल्टेंट वी अप्लाई, टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ each component to find the resultant, ठीक है। रिजल्टेंट पता करने के लिए क्या करेंगे, to find the resultant, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मैंने गलत कंटेंट लिख दिया, to find the resultant क्या करना पड़ेगा, we अप्लाई पॉलीगन लॉ, क्यों, क्योंकि 3 वेक्टर है। अब ट्रायंगल लॉ में समय नहीं बताना चाहते हैं, पॉलीगन
लॉ। पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि भैया वेक्टर जो है तो हेड के साथ टेल को रखते जाइए और लास्ट साइड जो होगा पॉलीगन का वो रिजल्टेंट होगा तीनों वेक्टर का। तो ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को हम यहाँ पे ले आएंगे। तो यहाँ पे ले आएंगे मतलब क्या हो गया, इसका टेल यहाँ पे आ गया और ठीक ऐसे पैरेलली इसका टेल जो है यहाँ पे आ गया। ये हो गया मेरा ट्राइस ऑफ जे, ठीक है। और फिर इसका टेल लेकर के इसके हेड के पास ले आना है। तो इसका टेल लेकर के इसके हेड के पास हम ले आते हैं, ऐसे पैरेलल जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा ट्राइस ऑफ के, ठीक है। तो हम शुरुआत कहाँ से किए, हम स्टार्टिंग किए यहाँ से ट्वाइस ऑफ आई, ठीक है। फिर इसको शिफ्ट किए यहाँ पे टेल ले गए, तो ये हो गया मेरा थ्राइस ऑफ जे, ठीक है। और फिर इसके यहाँ पे पैरेलली आए, ये हो गया मेरा थ्राइस ऑफ के। तो रिजल्टेंट जो होगा पॉलीगन का क्या होगा, लास्ट के टेल से और मतलब लास्ट के हेड को साथ मेरा टेल मेरा हेड कोइंसाइड करेगा, तो मेरा रिजल्टेंट होगा ये। दिस इज माय रिजल्टेंट एंड दिस इज व्हाट यू कॉल वेक्टर एफ, ठीक है। दिस इज वेक्टर एफ है, ओके। ये स्पेस में है, दिस इज वेक्टर एफ है। तो अगर किसी ने कहा कि वेक्टर एफ दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ क्या होगा, तो मोड ऑफ एफ इज इक्वल टू रूट अंडर यहाँ पे सबका स्क्वायर, हर कंपोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा। तो दो पे स्क्वायर प्लस 3 पे स्क्वायर प्लस 3 पे स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 9 9 9 18 4 22। दिस इज नथिंग बट यहाँ पे राइट ऑफ 22, ठीक है। अब हम एंगल निकालेंगे, ठीक है। एंगल मतलब क्या, इसमें लिख देंगे कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल subtended by vector with x-axis, y-axis and z-axis, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है क्या चीज, ये फॉर्मूलाज, ये जो देखिए यहाँ जो हमने देखा है कि cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू a बाई एफ, मतलब जो आई इसका कंपोनेंट है सो। तो यहाँ देखिए क्या चीज कि ये एक्स कंपोनेंट क्या है 2 है, तो cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2 बाई रूट अंडर 22, इसलिए अल्फा बराबर cos इनवर्स ऑफ 2 बाई रूट अंडर 22। फिर cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू इसका जो कंपोनेंट बी कंपोनेंट जो का जो है ये एक्स वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट 3 है सो, तो यहाँ पे 3 बाई रूट अंडर 22, इसलिए बीटा बराबर cos इनवर्स ऑफ 3 बाई रूट अंडर 22। और cos ऑफ गामा, तो जेड कंपोनेंट क्या है 3 है, तो और यहाँ पे रूट अंडर 22, इसलिए गामा बराबर cos इनवर्स ऑफ 3 बाई रूट अंडर 22। तो मेरा वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंटेड था, ठीक है। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेड था, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो हमने निकाल लिया पिछले वाले जो इक्वेशन को डिराइव किया था सो। और ये ए बी मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, तो ये हमने निकाला है। और ये किस फॉर्मूला को यूज करके निकाला है, तो जस्ट दिस फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये मेरा जो है सो 3D स्पेस में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, और कैसे हम क्या परसीव करेंगे अगर 3D स्पेस में मेरा वेक्टर है, तो उसे कैसे हम उसका एंगल निकाल पाएंगे, कैसे मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे, यही इस वीडियो का मेन पर्पस था। तो थैंक यू वेरी मच।